Hello student, good evening. In automobile repair service and maintenance, we have already almost discussed all uh, automobile parts repair and service. So now we will move on what kind of tool required for this repair and maintenance. So we will focus and discuss about some basic tools which are required for the maintenance process इन ऑटोमोबाइल। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली जो है प्रीवियस क्लासेस में जो है हमने डिस्कस करा ऑलमोस्ट जो भी मेजर पार्ट्स हैं उनके रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ जो बेसिक टूल्स हैं क्या क्या वो यूज होते हैं फॉर दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस मेंटेनेंस प्रोसेस। देखिए क्या होता है कि हर व्हीकल में कुछ बेसिक टूल्स दिए रहते हैं जिनको आप व्हीकल के जनरल मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि उनका किस तरीके से इस्तेमाल करके हम व्हीकल को मेंटेनेंस प्रोसेस में अच्छा मेंटेनेंस जो है वो व्हीकल का कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में आपका सिलेंडर, पिस्टन, वाल्व सीट, क्रैंकशाफ्ट, स्पार्क प्लग, ये सब चीज़ें होती हैं। ये इक्विपमेंट होते हैं, नोजल से लेके इंजेक्टर से लेके ये सब सारी चीज़ें। तो इनका मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना जो है हमारा वो ज़रूरी है, ठीक है। जिससे कि हमारा ब्रेकडाउन जो है व्हीकल ब्रेकडाउन में ना जाने पाए और हमारा जो व्हीकल का परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव रहे। तो हमने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे हॉर्न ट्यूनिंग करते हैं, तो उसी तरीके से जो है हॉर्न का रिपेयरमेंट भी हमने लगभग ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया था। और रही बात कैसे हॉर्न हॉर्न जो है उसका पहले हमने वर्किंग डिस्कस करा कि कैसे क्या नाम है जो आपका डायफ्राम होता है और डायफ्राम और मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं। तो वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर जब कॉन्टैक्ट में आता है तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट में आती हैं और फिर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फिर कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के कारण डायफ्राम दोबारा से जो आर्मेचर को अपोजिट साइड जो है वो क्या नाम है ड्रैग करता है। एट द सेम टाइम फिर कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है और दोबारा से। तो ये प्रोसेसिंग जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी बेसिक क्या नाम है प्रोसेसिंग किस तरीके से जो हमारा हॉर्न वो काम करता है और फिर किस तरीके से उसकी ट्यूनिंग की जाती है किसी व्हीकल में। हॉर्न की ट्यूनिंग और रिपेयरमेंट किस तरीके से किया जाता है जिससे जो क्या नाम है आपका गैप है आर्मेचर और कॉइल के बीच में वो मेंटेन करना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी हैं। अगर उसके साथ हम बात करते हैं वाइपर की, जो आपके गाड़ियों में वाइपर लगे होते हैं, अ, उसकी अगर हम रिपेयरमेंट की बात करें तो देखिए उसमें कुछ नहीं, एक मोटर होता है और ये क्या होता है कि सामने जो आपकी मेन विंडो होती है उससे क्या नाम है जो फ्रंट विंडो होती है उससे धूल या किसी तरीके की फॉग या जो भी पार्टिकल स्ट्रेट आते हैं सामने आपके क्या नाम है उनको मेन ग्लास से हटाना, बेसिकली उसके लिए ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसकी रिपेयरमेंट की बात आती है तो इसमें जो है आप जनरली क्या करते हैं कि आप मोटर जो है उसको चेक करते हैं मोटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसकी जो क्रैंक है वो सही से अलाइन मतलब कि सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, हो सकता है क्रैंक फ्री हो गई हो, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक जो है सर्विस स्टेप्स हैं उसके रिपेयरमेंट के लिए। उसके अलावा हमने हॉर्न का डिस्कस ही कर लिया, तो कुछ टॉपिक्स जो हैं और रिपेयर के लिए रिपेयर में वो बची नहीं है, जो बची होंगी उसको हम स्पेशल मतलब अलग से एक वीडियो लेक्चर में वो चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं वो टूल एंड इक्विपमेंट्स देख रहे हैं जो रिपेयरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिसमें से पहला टूल हमारा है सिलेंडर बोरिंग। अब हम बात करें सिलेंडर बोरिंग की तो देखिए सिलेंडर में क्या होता है आपको पता है कि अराउंड आप 1 लाख 1.5 लाख के बाद आपको रीबोरिंग की सिलेंडर के रीबोरिंग की आवश्यकता पड़ ही जाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपके सिलेंडर में लाइनर जो है वो कट जाते हैं, लाइनर कटने के साथ साथ वो वेल्टी आ जाती है,
ठीक है, टेपर हो जाता है, टेपर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं अगर ओवेल्टी की, तो हमारा 0.1 mm से अधिक ओवेल्टी जो है एक सिलेंडर में नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हम टेपर की बात करते हैं तो 0.25 mm से ज़्यादा जो है वो टेपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हमारे सिलेंडर के जो ये डायमेंशंस हैं, अगर ये लिमिट के टॉलरेंस लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो फिर हमको चेंज करना पड़ता है। अब देखिए एक और पॉइंट है कि जो सॉरी ये हमारा जो सिलेंडर हमारा बेसिकली जहाँ पे सिलेंडर में ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं वो टीडीसी पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपका इंजन फ्यूल बर्न होता है और फोर्स लगाता है तो वो जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो एक सडन फोर्स होता है। सडन फोर्स होता है यानी कि इम्पैक्ट होता है एक तरीके से। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अचानक से जब दबाव पड़ता है तो क्या नाम है, अगर आपके जो आपका पिस्टन होता है और सिलेंडर होता है, तो पिस्टन को तो नीचे दबाने के साथ साथ थोड़ा सा जो आपका पिस्टन है वो क्या नाम है, एक्सियल थ्रस्ट के अलावा जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी सी फोर्स जो है वो जनरेट होती है। तो क्या होता है कि एकदम जो आपका पिस्टन है वो सिलेंडर के लाइनर से या वाल्व से जो है वो उस पर एकदम रगड़ता हुआ चलता है। यानी कि आप अगर बात करेंगे फिट की तो बहुत ही टाइट फिट होता है। जब हमारा फोर्स लगता है तो वाल्व और सिलेंडर के क्या नाम है, अगर थोड़ी सी भी गैप है तो उस साइड क्या होगा कि वो ज़्यादा रगड़ जाएगा। वैसे भी क्या होता है कि आपकी जो पिस्टन रिंग्स होती हैं ज़्यादा चलने की वजह से, रिंग की वजह से भी जो है सिलेंडर के वाल्व जो है ऊपर की साइड में ज़्यादा कट जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है हमारा बोर जो है वो साइज जो है बोर का वो बड़ा हो जाता है। हमें सिलेंडर को रिबोर कराने की ज़रूरत पड़ती है। रिबोर कराने के लिए देखिए आपको आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर गेज की बात करें, इनसाइड माइक्रोमीटर या गेज जो है वो आपके इंटरनल डाया को क्या नाम है, जो बोर डाया है उसको मेजर करने के लिए आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि आपके पास ओवर साइज पिस्टन होना चाहिए और साथ में उसकी रिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप रिबोर करने के बाद दोबारा से उसमें फिट कर पाएँ। तो अगर हम देखें ये बेसिकली कुछ, अब देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है सिलेंडर बोरिंग से। अगर हम बोरिंग करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बोरिंग करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, हमारे इंजन में। तो बात करें कि एक्सपेक्टेशन की कि बोरिंग से जो है सिलेंडर की बोरिंग से हमारा क्या क्या जो बेसिक टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो है बोरिंग में जो आपका बोरिंग बार होता है, ठीक है, एक बोरिंग बार होता है जिसमें सारा टूल जो है वो फिट रहता है। तो उसमें क्या है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर बोरिंग बार थोड़ा सा इधर उधर हिला, ठीक है, तो उसमें उससे क्या हो जाएगा, कटिंग करते समय जो है उसमें क्या होगा, लहर जनरेट हो जाएगी। लहर जिसको आप जनरल टर्म्स में बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि सांप वगैरह जो आउट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो पेरीफेरी है वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को लहर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी मशीन है जिससे हम ये बोरिंग प्रोसेस करते हैं वो हल्की होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से सिलेंडर को उस पर फिट कर पाएँ और एडजस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जो हमारा बियरिंग है बोरिंग मशीन का वो रोबस्ट डिजाइन का होना चाहिए, यानी कि काफ़ी सुदृढ़ होना चाहिए कि जिससे बियरिंग वगैरह के कटने का या क्या नाम है बियरिंग के फेलियर का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहे। ठीक है, साथ ही साथ देखिए क्या है, जो आपकी कटिंग बोरिंग टूल है या बोरिंग मशीन है और जो आपका बोरिंग सिलेंडर है, दोनों यूनी एक्सियल होने चाहिए। यूनी एक्सियल इसलिए होने चाहिए, अगर आपके एक्सिस अलाइनमेंट सही से नहीं होगा तो आपका जो क्या नाम है बोर है उसका डायमीटर हर जगह सेम नहीं आएगा, है ना। कहीं पे ज़्यादा डायमीटर हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, टेपर कटिंग हो जाएगी, ये दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है माइक्रोमीटर से आप डेप्थ ऑफ कट को प्रॉपरली जो है मेजर करते रहेंगे। और हमारी जो बोरिंग मशीन है वो डिफरेंट स्पीड पे जो है बोरिंग करने की उसमें फैसिलिटी जो है होनी चाहिए। और फीडबैक भी हमारा काफ़ी क्या नाम है अच्छा होने के साथ साथ क्विक होना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट क्या नाम है कटिंग टूल का। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं बोरिंग मशीन की या बोरिंग टूल की, तो
उसका लाइन डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये ड्राइविंग हेड होता है जहाँ से हम सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं, ठीक है। अब बोरिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका बोर मेजरमेंट जो है वो सही से होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप सही से मेजरमेंट जो है वो इनसाइड माइक्रोमीटर या गेज के थ्रू आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो एक्सिस है वो सही से आपके जो क्या नाम है दोनों कटिंग टूल की एक्सिस और आपके बोर की दोनों की जो एक्सिस है वो सही से अलाइनमेंट उसका होना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर अब बात करें तो क्या नाम है इक्विपमेंट लाइन डायग्राम की बोरिंग मशीन की, तो ये आपका ड्राइविंग हेड हो गया, ये सपोर्ट कॉलम हो गया, ठीक है। ये रैक पिनियन मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कट को मैनेज करते हो। ये हैंडल है, इसके साथ यहाँ पे ये आपका बोरिंग बार है, ठीक है। ये बार है, इसमें एक कटिंग टूल लगा हुआ रहता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका मोटर होता है जिसके थ्रू आप स्पीड को मैनेज करते हो जैसी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होगे ये एक्चुअल मशीन की बात करें तो ये आपकी है, इस तरीके से होता है, नीचे जो है वो कटिंग टूल लगा रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है सिलेंडर की वॉल पे, ये देखिए ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो आपके इसमें लगता है लेस में, उसी टाइप का। और ये साइज को कट करता हुआ जाता है। फीड को आप ऑटोमेटिकली जो है अपने आप से जो है वो सेट कर पाएंगे। और जो बोरिंग मशीन का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से पहले आप माइक्रोमीटर से जो है वो रिक्वायर जितना भी आपको बोर करना है वो डाया जो है कटिंग मेजर कर लेंगे। उसके बाद अपना जो है डेप्थ ऑफ कट को सेट कर लेंगे और कितने क्या नाम है कितनी टाइम्स में काटना है वो आप डिसाइड करेंगे। उससे क्या होता है कि फिनिश पे भी इफेक्ट पड़ता है कि उसी जितनी आपकी रिकॉर्ड फिनिश होगी उसी हिसाब से आप डेप्थ ऑफ कट को भी सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि कई चक्कर मतलब कि आप एक बार आपने जो है जैसे टोटल आपको जितना भी डेप्थ ऑफ कट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है एक बार में कितना जो है टूल का डेप्थ ऑफ कट रहेगा और कितना मटेरियल रिमूव होगा और टोटल हमको कितना बोर करना है। उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर लेंगे कितने चक्कर में जो है ये टोटल जो कटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। और इस तरीके से जो है आप क्या नाम है जो बोरिंग मशीन की हेल्प से सिलेंडर को बोर आसानी से कर पाएंगे। तो बेसिकली जो है हमारा बोरिंग प्रोसेस वो क्या नाम है बोरिंग मशीन के थ्रू जो है हमारा सिलेंडर का बोरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। वैसे भी आपको जनरली आप देखेंगे तो जो अच्छी मतलब कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो या ऑटोमोबाइल वो मतलब उसकी मेंटेनेंस जो है अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख किलोमीटर तक 1 से 1.5 लाख किलोमीटर तक आपको दोबारा रिबोर की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। वो लोड कैपेसिटी और गाड़ी किस तरीके से हैंडलिंग की जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो व्हीकल है वो किस तरीके से हैंडल की जा रही है उसके रिकॉर्ड उसके हिसाब से जो है। और जैसे जैसे आप आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन होती जाएगी तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा जो क्या नाम है कि आपकी व्हीकल को अब सिलेंडर में सिलेंडर रिबोर की ज़रूरत है, आपको ओवरहॉल कराने की जो है वो ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम रिबोरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सरफेस ग्राइंडिंग जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।